हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और आज हम देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की थ्योरी और समझने का प्रयास करेंगे कि यह क्या है, क्यों किया जाता है, इसे कौन कर सकता है और इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुसंधान का क्या मतलब है। देखिए, जब हम अनुसंधान करते हैं तो हमारे पास जो भी समस्या होती है उसका हम वैज्ञानिक ढंग से समाधान खोजते हैं। तो अनुसंधान का सिंपल सा मतलब हो गया कि हम जो भी हमारे पास समस्या है उसका हम वैज्ञानिक ढंग से समाधान खोजेंगे। तो यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान शब्द है, तो आइए समझते हैं उससे जोड़कर कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमारी कोई ना कोई समस्या आती है, तो उस समस्या को हम समाधान कैसे करें उसके लिए हमें एक प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसे ही हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो शिक्षण की समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक ढंग से जो हम प्रक्रिया करते हैं वही क्रियात्मक अनुसंधान होती है। चलिए देखते हैं कि शिक्षण संबंधी समस्या जो है वो क्या क्या हो सकती है हमारे पास। तो सबसे पहली समस्या हमारे पास हो सकती है पाठ्यक्रम की संरचना के कारण। जो हमारे पास समस्या आ रही है कि पाठ्यक्रम जटिल है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार हमारे पास पाठ्यक्रम की संरचना संबंधी, शिक्षण संबंधी समस्या हो सकती है। और भी हमारे पास समस्या हो सकती है जैसे शिक्षण विधियां संबंधी, कि कोई शिक्षक शिक्षण विधियां अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, इस प्रकार की शिक्षण विधियां वह यूज़ कर रहा है, तो किस प्रकार वह ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकता है, वो कैसे करेगा? क्रियात्मक अनुसंधान से। और भी हमारे पास समस्या हो सकती है, हो सकता है कि मूल्यांकन अच्छे से नहीं हो पा रहा है बच्चों का मूल्यांकन संतोषजनक नहीं है उनके, तो इस प्रकार की भी समस्या हम क्रियात्मक अनुसंधान से हल कर सकते हैं। विद्यालय भवन से संबंधित भी समस्या हो सकती है, हो सकता है कि बच्चों को बैठने में असुविधा हो रही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमें पाठ्यक्रम की संरचना संबंधी समस्या भी आ रही है, शिक्षण विधियों संबंधी समस्या आ रही है, और मूल्यांकन विधियों संबंधी समस्या आ रही है, और विद्यालय भवन से संबंधित भी समस्या हमें आ रही है शिक्षण में। तो इस प्रकार की जब हमारे पास समस्या आ जाती है तो हम शिक्षा के क्षेत्र में हम अनुसंधान करने लगते हैं और इन समस्याओं का समाधान करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो समस्याएं हैं हम इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक यह कि व्यापक स्तर पर बड़ी समस्या है, और एक दिन प्रतिदिन की समस्या है, रोजमर्रा की समस्या हो रही है। तो इस प्रकार हम करेंगे शिक्षा में अनुसंधान, जिन्हें हम कहेंगे शैक्षिक अनुसंधान। तो इस प्रकार शैक्षिक अनुसंधान से हमारे पास अभी हमने जो समस्याएं देखी, उन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि शैक्षिक अनुसंधान हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो शिक्षा में अनुसंधान होता है फ्रेंड्स, वो है मौलिक अनुसंधान, जिसे हम बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। ये मौलिक अनुसंधान जो दूसरे क्षेत्रों में अनुसंधान होते हैं, जैसे भौतिकी में होते हैं, रसायन में होते हैं, वैसे ही शिक्षा में मौलिक अनुसंधान होते हैं, और इसमें सिद्धांत निर्माण होता है, नए तथ्यों की खोज होती है। मौलिक अनुसंधान का सीधा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाया मैंने, रिसर्च करके बनाया, तो एक फंडामेंटल रिसर्च थी, वो मौलिक अनुसंधान था। लेकिन यहाँ पर शिक्षा में जो मौलिक अनुसंधान होगा वो बालकों के व्यवहार से संबंधित होगा, पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, रिसर्च होगी। तो इस प्रकार जो अनुसंधान होंगे वो मौलिक अनुसंधान होंगे शिक्षा में। और दूसरा जो टाइप का अनुसंधान है वो है प्रयोगात्मक अनुसंधान। इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि हम इसका प्रयोग करेंगे डे टू डे लाइफ में। इसको बोलते हैं एप्लाइड रिसर्च। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में हम क्या करेंगे, हमारी जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे, और उसी का यूज़ करके हम अपने शिक्षण कार्य को सफल बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, और जान लेते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान के बारे में थोड़ा।
मौलिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण और सामान्यीकरण करने की व्यवस्थित और औपचारिक प्रक्रिया है। मौलिक अनुसंधान में क्या होगा कि हम वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण करेंगे और सामान्यीकरण कर देंगे। जैसे बालकों के व्यवहार के बारे में बहुत सारी हम सिद्धांत पढ़ते हैं, तो वो कहाँ से आए हैं? वो आए हैं मौलिक अनुसंधान से। और हमें ये भी पता है, जब हम बाल विकास पढ़ते हैं तो बहुत सारी स्टेजेस आती हैं बच्चों की, कि बच्चा पहले बालावस्था में था, फिर किशोरावस्था में हुआ। ऐसे स्टेजेस दी हुई हैं मनोवैज्ञानिकों ने। तो ये मौलिक अनुसंधान से आए हैं और इन्हें विश्लेषण और सामान्यीकरण, यहाँ पर जो स्टेज है बालक की, वो हर जगह स्टेज है। शहर में भी वही है, गांव में भी वही है, दूसरे देश में भी वही स्टेज फॉलो होती है। तो इस प्रकार हमने सामान्यीकरण कर दिया है। तो यह औपचारिक प्रक्रिया है। इसमें बिल्कुल रिसर्च में हम नए सिद्धांत बताएंगे, दिखाएंगे, ला करके नए तथ्यों की खोज करेंगे। लेकिन प्रयोगात्मक अनुसंधान में ना ही नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है और ना ही नए तथ्यों की खोज की जाती है। इसमें क्या होता है, केवल हमारे पास जो दिन प्रतिदिन समस्या आ रही है उसका समाधान हम खोजते हैं। हमें कोई सिद्धांत नहीं बताना है, हमें कोई मनोवैज्ञानिक नहीं बनना है। हमें सीधा सीधा हमारी जो समस्या है डायरेक्ट तुरंत हल करना है। देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कार्यप्रणाली में सुधार होता है। इससे कार्यप्रणाली में सुधार तथा विकास किया जाता है और इसे ही क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है शिक्षा में, हम उसी को क्रियात्मक अनुसंधान कह देते हैं। यही जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है वही शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अब ये शब्द कैसे आया, अनुसंधान का शब्द किसने लाया, क्रियात्मक अनुसंधान का, यह भी हम देखेंगे। आगे की वीडियो में हमें ये सब जानकारी प्राप्त होगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स की, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्रियात्मक अनुसंधान का इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा, और इसमें हम वे ही चीज़ें देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं या पूछी जाती हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय कॉलियर ने किया था। शब्द का प्रयोग किसने किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय कॉलियर ने किया था। यह आपको ध्यान रखना है, और आपको यदि पढ़ना है तो आप ये पूरा पेज पढ़ सकते हैं, लेकिन यही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय कॉलियर ने किया था, लेकिन इसका शिक्षा के संबंध में जो सबसे पहला प्रयोग है वह किया था स्टीफन एम कोरी ने। स्टीफन एम कोरी ने 1953 में क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रयोग किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है कि कॉलियर ने किया, लेकिन यदि शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है कि स्टीफन एम कोरी, इन साहब ने 1953 में क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, इसका अर्थ परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य ऐसी वैज्ञानिक खोज से है जिसका संबंध शिक्षा के क्रियात्मक पक्ष से होता है। क्रियात्मक पक्ष से यानी हमारे पास तुरंत समस्या आएगी और हम उसका समाधान ढूंढेंगे और लागू कर देंगे उसको। इसके द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली की समस्याओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप से किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया समस्या केंद्रित होती है। हमारे पास कोई समस्या होगी और हम अनुसंधान करके समस्या का समाधान करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अनुसंधान कैसे करेंगे, उसके हमारे पास बहुत सारे चरण होंगे, वे भी हम देखेंगे। आगे की वीडियो में आपको सभी जानकारी प्राप्त होगी, आप देखते रहिए इत्मीनान से। इसका उद्देश्य ना तो शोध प्रबंध लिखना होता है और ना ही उपाधि प्राप्त करना होता है। क्रियात्मक अनुसंधान समस्या केंद्रित है। समस्या केंद्रित है तो हमें क्या करना है, तुरंत हमारी अपनी समस्या समाधान करनी है। हमें रिसर्च पेपर या शोध प्रबंध लिख के किसी को बताना नहीं है कि ऐसी समस्या हमने समाधान की है, और ना ही हमें इससे कोई उपाधि मिलेगी। तो सीधा सीधा ये समस्या पर केंद्रित है और इसका समाधान हमें ढूंढना है। इसका उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली की समस्या का समाधान करके उसमें सुधार करना होता है और परिवर्तन लाना होता है।
देखिए फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं किया जाता, अपितु सभी प्रकार की समस्याओं में प्रयोग किया जाता है। आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो आप क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं और उससे आपको कारणों का पता चलेगा कि ये समस्या क्यों है और आप उसका समाधान ढूंढ लेंगे। तो यह भी ध्यान रखना है आपको, केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं किया जाता, सभी प्रकार की समस्याओं के लिए किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। और आपको एक परिभाषा ध्यान रखनी है आपका, स्टीफन एम कोरी के अनुसार ये परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि स्टीफन एम कोरी साहब ने क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में लाया है, तो इनकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। अभ्यासकर्ता जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक पद्धति से अपने निर्णयों का निर्देशन, संशोधन एवं मूल्यांकन करके व्यवहार में लाते हैं, वही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये आप परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, आप और भी परिभाषा ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। और इन परिभाषाओं, ये 2-3 परिभाषाएं यहाँ पर दी हुई है, चलिए पढ़ ही देता हूँ। क्रियात्मक अनुसंधान संगठित खोज की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति विशेष या समूह की क्रिया में परिवर्तन तथा विकास करने के लिए अध्ययन करना तथा रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करना है, वही बात कह रहे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने कार्य एवं नियमों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। फ्रेंड्स, ये परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं छोड़ रहा था, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखना है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों एवं निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने कार्य एवं नियमों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। नेक्स्ट परिभाषा देख लीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है या ढंग से प्राप्त करने के लिए करता है। तो फ्रेंड्स, इन सब परिभाषाओं से हम सारांश यह निकाल सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान जनतांत्रिक भावनाओं पर आधारित होता है कि जो प्रजा चाहेगी या जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे उसी प्रकार का हम समाधान ढूंढेंगे। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी पद निहित होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। या क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजा जाता है और क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों एवं शैक्षिक प्रशासकों की समस्याओं का समाधान करके विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करता है। देखिए फ्रेंड्स, अब एक कन्फ्यूजन आता है कि एक क्रियात्मक अनुसंधान होता था और एक मौलिक अनुसंधान होता था। तो शिक्षा में दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि क्रियात्मक या मौलिक अनुसंधान में कोई अंतर्द्वंद नहीं है, कोई मतलब द्वंद्व नहीं होता है, दोनों ही उच्च कोटि की वस्तुनिष्ठता अपेक्षित है, दोनों में वस्तुनिष्ठता होती है, किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं होता है किसी भी रिसर्च में। लेकिन मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत शिक्षा के मौलिक तत्वों की खोज की जाती है। शिक्षा के मौलिक तत्वों की खोज यानी पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए, बच्चों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे होना चाहिए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, ये हैं मौलिक तत्व शिक्षा के। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत शिक्षा की प्रक्रिया में दिन प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसे बच्चा अनुशासनहीनता दिखा रहा है, बच्चे का अक्षर अच्छे नहीं बन रहे हैं, बच्चा उच्चारण अच्छे नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार की दिन प्रतिदिन की समस्या है, उसका समाधान हम क्रियात्मक अनुसंधान में करते हैं। तो एक डिफरेंस भी हम देख लेते हैं क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंस इस प्रकार दिया हुआ है, हम कुछ ही डिफरेंस देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान कौन कर सकता है? शिक्षक कर सकते हैं, प्राचार्य कर सकते हैं, वहाँ के विद्यालय के प्रबंधक या विद्यालय के निरीक्षक कर सकते हैं। लेकिन मौलिक अनुसंधान केवल शोधकर्ता ही करेंगे जो स्नातकोत्तर होंगे या क्षेत्र विशेष में अनुभवी होना जरूरी है। क्रियात्मक अनुसंधान में जरूरी नहीं है, बिल्कुल शिक्षक, प्राचार्य, प्रबंधक, विद्यालय निरीक्षक कर सकते हैं। लेकिन मौलिक अनुसंधान में शोधकर्ता अनुभवी होना चाहिए, विशेषज्ञ होना जरूरी है, स्नातकोत्तर होना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कक्षा एवं विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना होता है, जबकि मौलिक अनुसंधान नवीन तथ्यों सत्यों की खोज करना एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। जैसे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाया, उन्होंने नए सिद्धांत बनाया
और सत्य की खोज की, नए तथ्य और सत्य की खोज की। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में हमें तो विद्यालय की समस्या और कक्षा की समस्या समाधान करना होता है। समस्या क्या हो सकती है? कक्षा से संबंधित, विषय से संबंधित, गणित, हिंदी, इतिहास, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। विद्यालय की दैनिक समस्याओं से संबंधित होती है। लेकिन जो मौलिक अनुसंधान है उसमें समस्या व्यापक और सैद्धांतिक होती है, बहुत ही सैद्धांतिक होती है कि पाठ्यक्रम हम कैसे बनाएं, बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, इस प्रकार के सिद्धांत हमें बिल्कुल व्यापक होते हैं ये। इस प्रकार जो हम देख रहे हैं कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका क्षेत्र जो है संकुचित है, सीमित है, बिल्कुल कक्षा तक है, स्थानीय है, उस स्थान विशेष तक सीमित है, विद्यालय तक सीमित है, विषय तक सीमित है। लेकिन इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। मौलिक अनुसंधान का बिल्कुल इसमें सिद्धांत बताएंगे हम, व्यापक स्तर पर लागू होगा, हम इसका सामान्यीकरण कर देंगे हर जगह। देखिए फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा जो है लचीली होती है, बिल्कुल लचीली। शिक्षक अपने अनुसार समस्या निर्धारित करेगा कि मुझे इस समस्या का समाधान करना है। शोधकर्ता की विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब वो करेगा मौलिक अनुसंधान तो उसे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। अगला स्टेप है फ्रेंड्स कि इसमें परिकल्पना निर्माण, जो हम बनाएंगे कि समस्या समाधान के ऑप्शंस रखेंगे कि हम ऐसे ऐसे समस्या का समाधान करेंगे। तो ये परिकल्पनाओं का निर्माण प्रतिपादन के कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है। जो कारण है समस्या का उसके अनुसार हम परिकल्पना बनाएंगे कि हाँ इसका ये समाधान हो सकता है, और जो समाधान बेस्ट सूट होगा उसको हम लागू करेंगे। लेकिन परिकल्पनाओं का निर्माण पूर्व शोध के निष्कर्षों और सिद्धांतों और अनुभवों पर आधारित होता है। न्यायदर्श, जो सैंपल लेंगे हम, कहाँ पर कौन सी समस्या समाधान कर रहे हैं हम, जिस कक्षा को पढ़ाता है वही उसका न्यायदर्श होता है। यानी कि मैं जिस कक्षा में पढ़ा रहा हूँ उसी कक्षा की समस्या का मैं समाधान करूँगा। उसकी जनसंख्या होता है, वो मेरे लिए वो जनसंख्या है, वही न्यायदर्श है, वही सैंपल है मेरे लिए। लेकिन जो मौलिक अनुसंधान है उसमें न्यायदर्श बहुत कठिन समस्या होती है, बहुत चयन करना पड़ता है आपको कि कहाँ से आप सैंपल ले रहे हैं। जनसंख्या में शुद्ध न्यायदर्श का चयन करना होता है आपको, और इसके लिए प्राविधि का होना जरूरी है, कौन सी विधि से आप चुन रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये क्रियात्मक अनुसंधान बहुत ही सीमित होता है, कक्षा की सैंपल ले लिया आप, कक्षा में जो समस्या है उसका समाधान कर देते हैं। इस प्रकार देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपकी बहुत ही क्लियर बिल्कुल डिफरेंस पता चल रहा है हमको। इस प्रकार और 2-3 हमारे पास अंतर हैं, ये भी हम देख लेते हैं। प्रदत्तों का संकलन, प्रविधि तथा शिक्षक निर्मित परीक्षणों में प्रयुक्त किया जा सकता है, प्रामाणिक परीक्षण भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। और प्रदत्तों के संकलन में विश्वसनीय वैध उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। मौलिक अनुसंधान जब हम करेंगे तो बिल्कुल वैध होने चाहिए हमारे पास, जो भी हम प्रदत्त के संकलन कर रहे हैं वो उसके लिए जो उपकरण इस्तेमाल करेंगे, जो भी हम प्रश्न पूछेंगे जिस जनसंख्या से, वो बिल्कुल प्रामाणिक होने चाहिए हमारे पास। लेकिन यहाँ पर तो हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लचीला है। प्रदत्तों का विश्लेषण, निरीक्षण के आधार पर निर्णय या सांख्यिकी का प्रयोग किया जा सकता है। हम जैसा देखेंगे, जैसी समस्या होगी उसी प्रकार हम समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ उच्च सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है मौलिक अनुसंधान में। पूरा हमको डाटा का एनालिसिस करना पड़ेगा, पूरी सांख्यिकी लगानी पड़ेगी, गणित, गुणा भाग, समांतर माध्य, यों त्यों सब, तब हमें पता चलेगा कि ये इसका रिजल्ट ऐसा होगा। सामान्यीकरण निष्कर्ष, कार्यविधि में ही समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है। यानी कि जहाँ पर समस्या का हम समाधान ढूंढ रहे हैं वहीं पर हम उसे लागू करेंगे, सामान्यीकरण वहीं तक सीमित होगा। लेकिन ये नए तथ्यों, सत्यों, सिद्धांत बन जाएगा तो इनका सामान्यीकरण हर जगह हो जाएगा, हर देश में हो जाएगा। और इसका महत्व देख लीजिए, जो क्रियात्मक अनुसंधान है, कक्षा शिक्षण में विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अपनी कार्यकुशलता को प्रभावशाली बनाता है, अपनी कार्यकुशलता, अपना शिक्षण कार्य सफल बनाता है, वो अपना कार्यकुशलता बढ़ाता है। लेकिन जो मौलिक अनुसंधान है उसमें शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करके व्यवहार विज्ञान का विकास किया जा सकता है। ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि मौलिक अनुसंधान में शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करके व्यवहार विज्ञान का विकास मौलिक अनुसंधान में किया जाता है।
क्रियात्मक अनुसंधान में ऐसा नहीं किया जाता है। अनुसंधानकर्ता में शिक्षा की समस्याओं के प्रति सूझ का विकास होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये आपको दोनों याद रखना है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। अगला डिफरेंस है, फाइनल लास्ट डिफरेंस है, मूल्यांकन। शिक्षक सफलता एवं स्वयं मूल्यांकन करता है, लेकिन परिणामों के आधार पर बाह्य विशेषज्ञ मूल्यांकन करते हैं। खुद ही मूल्यांकन करेगा कि भाई मेरी समस्या समाधान हुई या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं क्रियात्मक अनुसंधान की, उन्हें देख लीजिए आप। एग्जाम में बिल्कुल एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है इससे। विद्यालय की कार्यप्रणाली तथा स्थिति में प्रगति, सुधार एवं परिवर्तन होता है। विद्यालय में रूढ़िवादी एवं यांत्रिक वातावरण को समाप्त करके जनतंत्री भावना का विकास होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि क्रियात्मक अनुसंधान से क्या होता है, तो जनतंत्री भावना का विकास होता है, रूढ़िवादी हट जाती है, यांत्रिक वातावरण हट जाता है, समाप्त हो जाता है। शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक, अन्य कार्यकर्ताओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। छात्रों की रुचि एवं आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का अध्ययन करके शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं सुधार होता है। रोचक एवं उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास हम क्रियात्मक अनुसंधान से कर सकते हैं। शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य समाज एवं अन्य कारणों की आई विसंगति दूर हो सकती है। छात्रों के निष्पत्ति स्तर एवं आकांक्षा स्तर में वृद्धि होती है। शिक्षकों तथा विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कौशल का विकास होता है। छात्रों की किशोर अपराध, पिछड़ापन, अनुशासनहीनता, ये सब समस्याएं क्रियात्मक अनुसंधान से हल हो जाती हैं। विद्यालय के प्रशासकों एवं प्रबंधकों को विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव क्रियात्मक अनुसंधान से दिया जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स कि क्रियात्मक अनुसंधान में ये सब हम उद्देश्य लेकर हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, लेकिन इसका क्षेत्र क्या क्या है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखना है। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। कक्षा शिक्षण की विधियों, प्रविधियों, युक्तियों के सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री की उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। हम क्रियात्मक अनुसंधान, हम जो सहायक सामग्री यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग एड्स जो यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छा है या नहीं, वो उपयोगी है या नहीं, इसके लिए हमें पता लगाना है। तो हम एक्शन रिसर्च करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे। छात्रों की रुचि, ध्यान, तत्परता, जिज्ञासा में वृद्धि के लिए कौन सा अनुसंधान करेंगे हम, यदि क्वेश्चन आया तो आपको बताना है कि हम क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे। छात्रों की अनुशासनहीनता और किशोर अपराध से संबंधित समस्या है, यदि क्वेश्चन आया कि इस प्रकार की समस्या आप कैसे हल करेंगे, तो बिल्कुल आपका जवाब होना चाहिए क्रियात्मक अनुसंधान। छात्रों की अनुपस्थिति, कक्षा में विलंब आने, विद्यालय से भाग जाने की समस्या का समाधान भी हम क्रियात्मक अनुसंधान से कर सकते हैं। वाचन और वर्तनी संबंधी समस्या, त्रुटि, इनका समाधान भी हम क्रियात्मक अनुसंधान से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये, बिल्कुल आपसे ही निर्भर करता है, टीचर से ही संबंधित है ये। दिन प्रतिदिन की समस्या समाधान हो रही है इसमें। विभिन्न विषयों में गृह कार्य को प्रोत्साहन करने के लिए और परीक्षा में नकल रोकने के लिए भी हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। शिक्षा तथा विद्यालय के सभी कार्यकर्ताओं को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान सहायक होता है। अब क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान क्या क्या है, स्टेप्स क्या क्या हैं, क्या क्या चरण हम फॉलो करते हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या को पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। तो इसका क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण है समस्या के क्षेत्र को पहचानना, यानी समस्या को पहचानना यही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप समस्या को पहचानते ही नहीं हैं तो उसके आगे के स्टेप्स आप फॉलो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको समस्या ही पता नहीं है कि आपको क्या करना है। तो समस्या कहाँ कहाँ हो सकती है, कक्षा शिक्षण से संबंधित हो सकती है, परीक्षण से संबंधित होती है कि हमारे टेस्ट अच्छे हो रहे हैं या नहीं, सही टेस्ट हम बना पा रहे हैं, वैलिड हैं या नहीं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित हो सकती है या प्रशासन से संबंधित समस्या हो सकती है।
अगली जो स्टेप है वो है समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन। यानी कि हम समस्या को परिभाषित करते हैं कि हाँ, इस प्रकार की हमारे पास समस्या हमारे पास है और हम ये कहाँ तक है यह हमें पता चल जाता है इससे परिभाषी सीमांकन से कि कितनी बड़ी समस्या हमारे पास है। इसका नेक्स्ट जो चरण है फ्रेंड्स वह है समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण। अब हम देखते हैं कि क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं कि इस प्रकार की हमारे पास समस्या आई है। जैसे कोई बच्चा है वो अच्छा उच्चारण नहीं करता है शब्दों का, तो यह हमारे पास समस्या है। अब उस समस्या का हम कारण देखेंगे संभावित कि क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि घर में इसकी भाषा दूसरी हो या उसके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, इस कारण वह उच्चारण में समस्या आती है। तो इस प्रकार हम संभावित कारणों का विश्लेषण करते हैं और फिर क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हाँ, इस प्रकार से हम ये समस्या हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, कार्य रूपरेखा का निर्माण करेंगे कि हम किस प्रकार से क्रियात्मक परिकल्पना क्या है हमारे पास, जो हमने परिकल्पना बनाई कि हम ऐसे ऐसे समस्या का समाधान करेंगे, वो समस्या का संभावित समाधान है। अभी पूरा समाधान हमें नहीं मिला है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यही समाधान है, इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है अभी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कार्य रूपरेखा का निर्माण करना होगा कि हम लागू करके देखेंगे कि वो जो हमने सोचा था कि इस प्रकार हम समस्या का समाधान करेंगे वो हम लागू कर देंगे। और यदि समस्या का समाधान हो जाएगा तो वही क्या होगा, हमारे पास ये समाधान हमें मिल गया है, यानी हमारी रिसर्च सफल हुई है और हम उससे निष्कर्ष निकाल देंगे कि हमारे पास जो इस प्रकार समस्या आई थी उसका हमने समाधान ढूंढ लिया है और हम उसे कक्षा में लागू कर देंगे और इस प्रकार हमारी रिसर्च सफल हो जाएगी। और एनसीईआरटी ने कुछ ये बताए हैं क्रियात्मक अनुसंधान योजना के लिए प्रारूप, आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा एनसीईआरटी द्वारा सुझाया गया रूपरेखा नहीं है या प्रारूप नहीं है, तो आपको पूछा जा सकता है, आप इसे देख लीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना का शीर्षक हम लिखेंगे, परियोजना के मुख्य एवं गौण उद्देश्य लिखेंगे, कार्यप्रणाली लिखेंगे, परियोजना की कार्यप्रणाली का क्रियान्वयन लिखेंगे, मूल्यांकन व्यवस्था ये लिखेंगे, परियोजना के लिए बजट प्रारूप भी लिखेंगे, विद्यालय का नाम, कक्षा, वर्ग ये सब हम लिखेंगे, विभिन्न विषयों के शिक्षकों की संख्या लिखेंगे, विद्यालय में परियोजना के लिए उपलब्ध सुविधाएं, परियोजना की उपलब्धियां, ये सब हम लिखेंगे। इनमें से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एनसीईआरटी द्वारा सुझाया गया विकसित प्रारूप का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ये शीर्षक ज़्यादातर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अभी हमने देखा है। सोपान, प्रथम सोपान कौन सा है, महत्वपूर्ण सोपान यही पूछा गया है, समस्या को पहचानना। और आप सभी सोपान ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सोपान क्रियात्मक अनुसंधान का नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने देखा क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो भी बनाया हुआ है फ्रेंड्स, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो फ्रेंड्स मैं ये सोचता हूँ कि क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। थैंक यू।